नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर का जो नील्स बोर साइंटिस्ट थे उनका मॉडल क्या रहा एटम का, और वो अपना लास्ट मॉडल था क्योंकि उन्होंने बहुत सही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था इस मॉडल में। तो जो भी रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां रह गई उन ऑब्जेक्शंस को, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए नील्स बोर ने अपने दो पोस्टुलेट दिए यानी दो रूल्स दिए, ठीक है, फॉर द मॉडल ऑफ एन एटम की उसका मॉडल में ऐसा क्या है जो वो ड्रॉबैक को हम हटा सकें। तो फर्स्ट ये था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स यानी कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही, सर्कुलर पाथ्स ही अलाउड होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, यानी ऐसे कोई भी रैंडम सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर पाएगा। जैसे अपने है ना सन के अराउंड 9 प्लैनेट्स, वो पर्टिकुलर उसी एक पाथ पे ही मूव कर पाते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव करते हैं, बट वो रैंडम है, वो पर्टिकुलर एक पाथ पे कोई भी मूव नहीं कर रहे हैं उनमें से। उसी तरह से तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्रोटॉन के अराउंड, बीच पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिन पे वो मूव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी जब वो इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, जैसे अपने प्लैनेट्स भी तो ऐसा नहीं है कि गोल गोल घूमने के बाद वो थक गए और एक टाइम बाद उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है एंड दे आर जस्ट फॉलिंग डाउन, वो गिर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है सेम चीज़ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी अपने अंदर से एनर्जी लूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो नील्स बोर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये दिया। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या चीज़ें दी वो येलो बॉक्स में लिख रखी है। एटॉमिक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये सब के बारे में उन्होंने दिया। नोबेल प्राइज़ भी मिला उन्हें इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए 1922 में। तो अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना ही। इतने 100 ईयर्स में इतने सारे चेंजेस हो गए। नाउ अब जो हम जिन ऑर्बिट्स में, जैसे अपने प्लैनेट जिन ऑर्बिट में घूमते हैं उनको उनका सर्कुलर ऑर्बिट कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे उनके लिए एक सर्टेन ऑर्बिट होगा, एक स्पेशल पाथ होगा। उस स्पेशल पाथ को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, उन स्पेशल पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। नाउ एनर्जी लेवल्स क्या क्या है, न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले आपकी आएगी सबसे छोटी शेल, दैट इज़ n बराबर 1 के लिए k शेल, n बराबर 2 के लिए l शेल, n बराबर 3 के लिए m शेल और n बराबर 4 के लिए n शेल, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स और शेल आर रिप्रेजेंट बाय, इनको k l m n o p q ऐसे फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता जाता है। और n कैसे चलता जाता है, n 1 से लेके काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये इनको हमने नेमिंग दे दिया है। इन नेमिंग देने के पीछे रीज़न है, आगे पढ़ते हैं अपन। नाउ न्यूट्रॉन्स, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था जो अभी अपन ने पढ़ा, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्स मॉडल ऑफ एटम पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर न्यूट्रॉन्स, अभी तक अपन ने दो ही चीज़ें पढ़ी, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या आ गया, तो 1932 में जेम्स चैडविक, जो जे चैडविक लिखा है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर पाया जाने वाला एक और छोटा पार्टिकल उन्होंने डिस्कवर किया। उसमें कोई भी चार्ज नहीं था, विच हैड नो चार्ज एंड अ मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन, नियरली इक्विवेलेंट, यानी मास उसका लगभग प्रोटॉन के बराबर ही आया और उस पर चार्ज 0 आया, उस पर कोई भी -1 +1 ऐसा कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, उसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स, न्यूट्रॉन अब कहाँ मौजूद है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़ा कि वो शेल में घूम रहे हैं, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। उसी तरह से जो है ये न्यूट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये भी न्यूक्लियस के सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इन जनरल न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। इसको n से, जैसे प्रोटॉन को p से, इलेक्ट्रॉन को e से, वैसे न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज़ देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि ज़्यादातर मास जो वो
न्यूक्लियस का ही है, यानी सेंटर वाले पार्ट का ही है मोस्ट ऑफ द मास जो भी एटम का होता है। तो यहाँ पे वही इन्होंने कर दिया कि जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो सेंटर में पाए जाते हैं उनका मास मिला करके, टोटल मास मिला करके क्या होता है, एटम का मास निकल कर आता है। यानी इलेक्ट्रॉन का तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी बहुत ही कम है, उसको मेजर करें नहीं करें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अपन ने ये भी पढ़ लिया कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है, नियरली इक्वल। तो अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें ये आएगा कि नाइट्रोजन का आपको मास निकालना होगा। तो व्हाट विल यू डू कि आप नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं तो 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और उतना ही 7 × 2 14 उसका मास हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो वही चीज़ अपन करेंगे। नाउ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से इन शेल्स में बटे हुए होते हैं। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये शेल्स होती है इनके लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, बट ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो बोर और बरी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब किया। कुछ रूल्स दिए उसके लिए। तो रूल्स क्या है, फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी शेल में वो किस फॉर्मूला से मिलते हैं, 2n² से मिलते हैं। वेयर n इज़ द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। अपन यहाँ ऊपर पढ़ा था ना कि n बराबर 1 2 3 जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो n बराबर 1 2 3 यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला 2n² में रखना है, ठीक है। 2n² में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये चलेगी। तो फर्स्ट शेल मेरी क्या है, के शेल। के शेल के लिए फॉर्मूला सबके लिए सेम ही है, शेल के लिए 2n²। अब के के लिए n कितना है मेरा 1, ठीक है। तो 2 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 × 1 2 ही होता है। यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ऐसा ही होता है जो कि आपको यहाँ फॉर्मूले में रख के दिखाया गया है, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, एंड सो ऑन, वो चलता जाता है आगे से आगे, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कोई भी शेल ऐसी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी है उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है एम शेल में 18 आ रहे हैं, बट स्टिल हम 8 ही रखेंगे लास्ट ऑर्बिट में। ये आपको बाद में फर्दर क्लासेस में समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उनके अंदर, इसी शेल के अंदर और भी 2-3 पार्ट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर वाली लेवल में। तो बाहर जो रहेगी उसमें तो 8 ही रहेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये जैसे अपन n बराबर 2 पढ़ते हैं, इस n बराबर 2 में भी आपके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं, सॉरी एक्चुअली। तो 2 पार्ट में से क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन तो एक में चले जाते हैं, और फिर कोई भी नया आएगा तो फिर वो दूसरे पार्ट में जाएगा। तो वो पार्ट लेकिन अपन इसमें बाहर दिखाते नहीं हैं, वो अंदर ही रह जाता है। इसीलिए अपन को ये रूल ध्यान रखना है कि बाहर वाले एनर्जी लेवल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, और बाकी जो बचते हैं 18 में से 10 वो अंदर कहीं चले जाते हैं, वो आपके बाद में बड़ी क्लासेस में आएगा, समझ में आया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन आप तब तक नहीं भर सकते जब तक उसके अंदर वाली सारी शेल ऑलरेडी फुल हो चुकी है, यानी उनमें जितने आने चाहिए उतने आ चुके हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, अदरवाइज़ पहले वाली शेल को पूरा भरना होगा, ठीक है। दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो शेल्स को किस तरह से भरना है, स्टेप वाइज, लाइक फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल भरेगी, फिर थर्ड भरेगी, फिर फोर्थ, तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा इसमें अपन को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नीचे जो है स्ट्रक्चर दिखा रखा है फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल होती है अपनी, उसके स्टार्टिंग की 18 एलिमेंट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ बन रखा है, ठीक है। जैसे मैं इसमें से एक पिक करती हूँ, मैंने मान लो बोरोन पिक किया। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। तो सबसे पहले प्रोटॉन बनाया अपन ने, उसके अराउंड फर्स्ट शेल। इस शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, ध्यान रखना बिल्कुल ऑपोजिट रहने चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट रहने चाहिए आपके वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ भरा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको उसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पे भरना होगा,
क्योंकि जितना पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन को उतना दूर रखना है। तो 180 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 180 से ज़्यादा मैंने पॉसिबल कर दिया, मान लो यहाँ रख दिया, तो ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा, ये वाला भले ही बड़ा हो रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली पास आ गए। इसीलिए मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, दूर दूर रखना पड़ता है, जितना दूर अपन रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट शेल आई। नेक्स्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आपको पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर मुझे 360 में 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करने हैं तो मैं उनको 120 डिग्री एंगल पे रखूँगी, ठीक है। तो मैं उन तीनों को 120 डिग्री एंगल पे रख देती हूँ। सबके बराबर दूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया बोरोन का स्ट्रक्चर। इस तरह से सबके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इनका नंबर जो है वो इस तरह से चलता है, जैसे 1 है, 2, फिर 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये स्टार्टिंग के 18 आपको दे रखे हैं, तो आपको इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल करना है। तो जैसे ये आर्गन का स्ट्रक्चर अपन ने देखा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2, 8, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, फिर थर्ड में 8 होंगे, ठीक है। समझ में आया। किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे आप, ये आपका सेंटर है, ये शेल है फर्स्ट, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ, इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले 4 को तो मैक्सिमम दूरी पे 90 पे रख दो, फिर बाकी 4 कहाँ चले जाएंगे, इनके जस्ट बीच में। तो सारा एंगल अपने आप डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि मेरे लिए सर्कल ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आपको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करवाना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन के आ जाते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना सारे स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। 1 से लेके 18 तक नंबर आपको पता ही है, देखना कुछ है नहीं उसमें। सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, फिर 3 शेल्स बनानी है, किसमें कितनी शेल फिल होगी, क्यों कितने इलेक्ट्रॉन हो वो आपको काउंट करते हुए फिल करते जाना है उनमें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर आपको। नाउ व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, ये आपको इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और डेफिनेशन आएगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी सबसे बाहर वाली शेल में, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में आपको यहाँ बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब किसी की वैलेंसी 7 नहीं हो करके जब भी नंबर 4 से बड़ा आ जाए, ठीक है, जैसे 5 आ जाए, तो उसकी वैलेंसी 8 - 5 हो जाती है, यानी 3 हो जाएगी। तो यहाँ ये भी नंबर 4 से बड़ा है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 8 - 7 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम 8 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने 8 में से माइनस किया। और अब माइनस क्यों किया, इसकी वैलेंसी 1 क्यों आई। वैलेंसी यानी क्या, कि वो कितने लोगों से जुड़ सकता है। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है, तो वो 1 जने से ही जुड़ेगा, वो 7 लोगों से क्यों जुड़ेगा। उसको 7 इलेक्ट्रॉन देने थोड़ी अपने, 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी चली जाएगी। तो वो यही कोशिश करेगा कि वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी, ना कि 7। समझ में आया। तो वैलेंसी को हम एक और चीज़ के रूप में, डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं कि वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होती है, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो कितने लोगों से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, 1। और कुछ हीलियम गैसेस होती है, जैसे नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब नियॉन गैसेस हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें 2 ही आ सकते हैं, 2 ही भरे हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, 8 भरे हैं, इसमें भी 8 भरे हैं। तो इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं, इनको किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेना है और ना देना है। तो ये वैलेंसी कितनी शो करते हैं, 0। इसीलिए ये बहुत कम लोगों से जुड़ते हैं, जुड़ ही नहीं पाते हैं किसी से, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं किसी की, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैलेंसी टॉपिक समझ में आ गया होगा आई थिंक, और अब आपकी ये यूज़फुल रहेगा वैलेंसी टॉपिक। और इसी के रिगार्डिंग आपके यहाँ नेक्स्ट जो है टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप एक बार पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी।
बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और वैलेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।